कहानी लौट जाओ अमला। ट्रेन में बैठी लड़की घबराई हुई क्यों थी? और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। सुपरफास्ट नीलांचल एक्सप्रेस से मैं दिल्ली आ रहा था। लखनऊ एक सरकारी काम से आया था। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का नौकर हूँ, लेकिन रहता दिल्ली में हूँ। दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि गृह में विशेष कार्याधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। इस यात्रा के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्हें अप्रत्याशित कहा जा सकता है। मसलन, लखनऊ में मुझे जिन अधिकारी से मिलना था, उनकी पत्नी को जानलेवा दिल का दौरा पड़ गया। बेचारी पूरे 3 दिन तक जीवन और मृत्यु के बीच हिचकोले खाती हुई किसी तरह जीवित परिवार वालों के बीच लौट सकी थी। वे अधिकारी भद्र पुरुष थे। पत्नी की बीमारी से फारिग होते ही उन्होंने पूरे 10 घंटे लगातार परिश्रम करके मेरी उस योजना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया जिसके लिए मैं लखनऊ आया था। वापसी हेतु दशहरे के दिन ही मैं ट्रेन पकड़ सका। गाड़ी अपने निर्धारित समय पर लखनऊ से छूटी, लेकिन उन्नाव से पहले सोनिक स्टेशन पर वो अगद के पांव की तरह अड़ गई। पता चला कि कंप्यूटर द्वारा संचालित सिग्नल व्यवस्था फेल हो गई है। प्रथम श्रेणी के कूपे में मैं नितांत अकेला था। कानपुर पहुंचने से पहले ही मैंने अपने थमस को नींबू पानी से भर दिया था। लगता था कि आज के दिन मुझे कोई सहयात्री नहीं मिलेगा। एक बार अच्छी तरह पढ़ी हुई पत्रिका को फिर पढ़ते हुए दिल्ली तक की यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा कार लेकर मुझे लेने स्टेशन आएगा। मैंने लखनऊ से ही उसे फोन कर दिया था कि मैं नीलांचल एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंच रहा हूं। खैर, सिग्नल पर हरी बत्ती जल चुकी थी और ट्रेन ने बहुत हौले से रेंगना प्रारंभ किया ही था कि एक यात्री मेरे कूपे का दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने उठकर शटर खोला। सामने एक छोटी सी अटैची थामे एक लड़की खड़ी हुई थी। गेहुआ रंग, लंबे छरहरे बदन तथा सामान्य से कुछ अच्छे नैननक्श वाली इस लड़की को देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई। सोचा, कोई आदमी होता तो उसके साथ बतियाते हुए दिल्ली तक का सफर आराम से कट सकता था। लड़की ने सामने 2 नंबर की बर्थ पर अटैची रखते हुए मुझसे पूछा, चाचा जी, अगर इजाजत हो तो मैं कूपे का दरवाजा बंद कर दूं? अब चौंकने की बारी मेरी थी। ट्रेन अब तक प्लेटफॉर्म छोड़कर काफी आगे निकल चुकी थी। मुझमें और इस लड़की की आयु में अच्छा खासा अंतर था। लगभग इसी आयु की मेरी बेटी संध्या का विवाह हो चुका था। फिर भी आदमी आदमी ही होता है और औरत औरत। उनके आदिम और मूल रिश्तों पर बिरलों का ही बस चलता है। इस रिश्ते के बाद के अन्य सभी रिश्ते आदमी ने बनाए हैं, लेकिन वह भी। यदि आप असुरक्षा न महसूस करें तो कूपे का दरवाजा बंद कर सकती हैं, मैंने उत्तर दिया। लड़की धीरे से बुदबुदाई, सुरक्षा असुरक्षा वगैरह मैं बहुत पीछे अपने घर छोड़ आई हूँ। फिर उसने कूपे का दरवाजा बंद कर दिया तथा अपनी सीट से लगी खिड़की के बाहर झंकने लगी। लड़की मुझे कुछ परेशान, घबराई हुई सी लग रही थी। इस मौसम में कोई पसीना आने जैसी बात न थी, फिर भी वह रुमाल से माथे पर बार बार उभर रही पसीने की बूंदों को पोंछ रही थी। गोविंदपुरी और पनकी स्टेशन निकल गए। लड़की ने अपना मुख मेरी ओर घुमाया। अब तक उसका पसीना काफी कुछ सूख चुका था। चाचा जी, क्या मैं आपके थमस से थोड़ा सा पानी ले सकती हूँ? मैंने उत्तर दिया, उसमें पानी नहीं है, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। बेटी, इसमें सिर्फ नींबू पानी है। अच्छा, थोड़ा सा दे दीजिए। वो नींबू पानी का एक गिलास गटागट पी गई। 10 मिनट के बाद उसने फिर थमस की ओर देखा। मैंने उसे एक गिलास भर कर और दिया, जिसे वह धीरे धीरे पीती रही। अब वो अपेक्षाकृत सामान्य दिखाई देने लगी थी। दिल्ली में किस जगह पर जाना है तुम्हें? मैंने बात करने की गरज से पूछा। आपने कैसे जाना कि मैं दिल्ली जा रही हूँ? बड़ी आसानी से, मैंने सहजता के साथ उत्तर दिया। ये ट्रेन कानपुर से चलकर दिल्ली ही रुकती है। ओह, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बेटी। अब उसकी झक मिटने लगी थी। उसने उत्तर दिया, नहीं मालूम कि मुझे कहाँ किस जगह जाना है। और तुम अकेली सफर कर रही हो? हाँ, दिल्ली में अपने जीवन में पहली बार जा रही हूँ। मुझे लगा कि कहीं कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। ये लड़की शायद अपने आप को किसी बड़े संकट में डालने जा रही है। बेटी,
मैंने स्पष्टवादिता से काम लेते हुए पूछा, पहले बात को ठीक तरह से फिर जवाब दो। मैं कह रहा था कि यह ट्रेन रात को करीब 1:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी और तुम्हें ये तक पता नहीं कि कहाँ जाओगी, किसके साथ रहोगी। नई दिल्ली स्टेशन पर राकेश मुझे लेने आएगा। कौन राकेश? राकेश मेरा प्रेम, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है। तो तुम अपने घर से भाग कर आ रही हो? फिल्मी संवाद की शैली में उसने उत्तर दिया, आप जो भी, जैसा भी चाहे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन मैं भाग कर नहीं जा रही हूँ। मैं एक नया घर बनाने, एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। दिल्ली में नया घर, नई जिंदगी। कुछ रुककर मैंने अगला सवाल किया, तुम्हारी उम्र क्या है? 18 वर्ष और कुछ दिन। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कानूनी कीलेकांटे से पूरी तरह से लैस होकर अपने घर से निकली हो। फिलहाल इस बात को जाने दो। ये बताओ, तुम पढ़ी कहाँ तक हो? इंटरमीडिएट, प्रथम श्रेणी, मुझे 3 विषयों में विशेष योग्यता मिली है। अरे, तुम्हारे सामने चिकनी सड़क जैसा उज्ज्वल भविष्य फैला हुआ है, फिर तुम ये सब क्या करने जा रही हो? चाचा जी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, न पिताजी और न ही माँ। दोनों की अपनी अलग दुनिया है। किटी, पपलू, ब्रिज, क्लब, देर रात तक चलने वाली कॉकटेल पार्टियां। मेरे अलावा दोनों को सब कुछ अच्छा लगता है। उन दोनों की एक एक बात मैं अच्छी तरह से जानती समझती हूँ, लेकिन घटिया बातें अपने मुंह से आपके सामने कहना क्या आसान होगा। चाचा जी, घर के नौकरों के साथ मैंने अपना बचपन बिताया है। मेरे माता पिता या तो घर में होते ही नहीं हैं और यदि होते भी हैं तो अपने अपने शयन कक्ष में सोए पड़े होते हैं। अब मैं कैसे कहूँ कि मुझे बचपन में ही बहुत खराब हो जाना चाहिए था। ये करिश्मा ही है कि मैं आज तक ठीक ठाक हूँ। अकस्मात मुझलगा की चारों तरफ फैलती जा रही शून्यता के बीच मेरी प्यारी बेटी संध्या मुझसे बातें कर रही है। बेटी, तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? अमला नाम है मेरा। राकेश को कैसे जानती हो? मेरे मोहल्ले का लड़का है, कॉलेज में मुझसे आगे था, एमए कर चुका है। वो करता क्या है? कुछ नहीं। तो फिर दिल्ली में तुम दोनों खाओगे क्या, रहोगे कहाँ? मैं तो समझता कि राकेश दिल्ली में कोई नौकरी करता होगा, उसके पास रहने का अपना कोई ठिकाना होगा। दिल्ली में हम सिले सिलाई कपड़ों का व्यवसाय करेंगे। सुना है कि दिल्ली में यदि अच्छे संपर्क सूत्र बन जाएं तो विदेशों में तैयार वस्त्र निर्यात करके लाखों के वौरन्यारे किए जा सकते हैं। ठीक सुना है तुमने बेटी, मेरा मन भीग चला था। जरूर लाखों के वौरन्यारे किए जा सकते हैं यदि संपर्क सूत्र अच्छा हो जाए तो। लेकिन संपर्क सूत्र का अर्थ जानती हो तुम? हाँ, क्यों नहीं। संपर्क सूत्र बढ़ने का अर्थ है लोगों से जान पहचान हो जाना। नहीं, मैंने कठोरता से कहा, कभी कभी इस शब्द के अर्थ बदल भी जाते हैं, यानी शून्य अर्जित करने के लिए अपने आप को अकारण मिटा डालना। एक ऐसी नदी बन जाना जिसका उद्गम तो होता है किंतु कोई सम्मानजनक अंत नहीं होता। गाजियाबाद स्टेशन निकल चुका था, हम दिल्ली के निकट पहुंच रहे थे। मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था। मैं अमला से कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या कहना चाहता था, क्यों कहना चाहता था, इसकी कोई साफ तस्वीर उभर कर मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रही थी। लेकिन बेटी, व्यापार के लिए धन चाहिए। कितना रुपया होगा तुम लोगों के पास? राकेश के पास क्या है? एक तरह से कुछ भी नहीं, अमला ने उत्तर दिया। वह कह रहा था कि मैं अपनी माँ के कुछ जेवर तथा पिताजी की सेफ से व्यापार लायक कुछ रुपए ले चलूं। आखिर बाद में वह सब कुछ मेरा और बड़े भैया का ही तो होगा। कल मिलने वाली चीज को आज ले लेने में क्या हर्ज है? मुझे कुछ और पूछने का अवसर दिए बगैर वह कहती गई, लेकिन मैं उन सब से घृणा करती हूँ। उनका रुपया, पैसा, जेवर आदि मैं अपने भावी जीवन में कोई भी ऐसी चीज रखना नहीं चाहती जिसमें माता पिता की स्मृति जुड़ती हो। मैं अपने साथ जेब खर्च से बचाए हुए 100 रुपयों के अलावा और कुछ लेकर नहीं आई। मैंने राकेश से साफ साफ कह दिया था कि हम अपना आने वाला जीवन अपने हाथों अपने साधनों से बनाएंगे। तुम्हारी यह बात क्या राकेश को अच्छी लगी थी? मैंने पूछा। शायद नहीं, उसने कुछ सोचा, थोड़ा झकी, फिर बोली, बल्कि वह जेवर तथा रुपया न लाने की बात पर काफी नाराज भी हुआ था। फिर क्या? वो दोनों आंखें मूंदे सोचता रहा। फिर मुझसे बोला, अमला,
जब तुम साथ हो तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुमने उससे साफ साफ पूछा नहीं। कहानी, उपन्यास तथा फिल्मों में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में आदमी को अपने विवेक व अपने श्रम से सब कुछ ठीक करना पड़ता है। आप समझते क्यों नहीं? फिर कुछ रुककर वो बोली, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। फिर भी बेटी, मैंने आज तक अविश्वासघात होते नहीं देखा। जब भी घात हुआ विश्वास के साथ ही हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। ट्रेन यमुना के पुल से गुजर रही थी। हमारे पास समय बहुत कम बचा था। रात के 1:35 हो चुके थे। मैंने हिम्मत बटोरकर अमला से पूछा, बेटी, मुझ पर भरोसा रखकर क्या मेरी एक बात मानोगी? हाँ, कहिए। आज रात तुम मेरे घर चलो। तुम्हारे राकेश को भी हम अपने साथ ले चलेंगे। मगर अगंग मत करो। हाँ कह दो। आगे बढ़कर हम लौट नहीं सकते, परंतु तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ। वहाँ तुम अपनी चाची के साथ सोना। न जाने किस प्रेरणा से अमला मेरी बेटी संध्या की तरह मेरे प्रति आज्ञाकारिणी हो गई। बोली, ठीक है, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो आपकी बात मान ही लेती हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकासद्वार पर राकेश अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। लंबे तगड़े, छोटी छोटी खसखसी दाढ़ी तथा बारीक तराशे बालों वाले राकेश के दोस्त मुझे अजीब लगे। राकेश ने मुझे अनदेखा करते हुए कहा, अमला, चलो टैक्सी में बैठो, हम होटल चलते हैं, पहले ही काफी देर हो चुकी है। राकेश को अपना परिचय पत्र थमाते हुए मैंने कहा, अमला मेरे साथ जा रही है। कल तुम मेरे घर आना, बाकी की बातें वहीं करेंगे। तीनों दाढ़ी वाले सफेदपोश मेरा रास्ता रोककर लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहे थे। इसी बीच मेरा बेटा आ पहुंचा था। उन तीनों में से एक मुझसे बोला, ये लड़की लखनऊ से दिल्ली आपके मकान में सोने के लिए नहीं आई है। उन तीनों को देखकर अमला के होश उड़ते दिखाई दे रहे थे। वह दृढ़तापूर्वक बोली, राकेश, मैं चाचा जी के घर ही रहूंगी। तुम कल मुझसे इनके यहाँ ही मिलना। मुझे लगा कि कुछ दंगा फसाद होने वाला है और मेरा बेटा इस सब के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। इसी बीच भागते हुए 2 सिपाही हमारे पास आए। मुझे कुछ कहने का अवसर दिए बिना अमला ने उन सिपाहियों से कहा, कृपया हमें हमारे घर पहुंचने में मदद कीजिए। मैं नहीं जानती कि ये लोग कौन हैं और क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हैं। मैंने भी उन्हें अपना परिचय दिया। वे हमें हमारी कार तक पहुंचा गए। न जाने क्यों राकेश इस दौरान मौन रहा। अगले दिन राकेश के दोस्तों के धमकी भरे फोन आने के बाद अमला को पूरी तरह एहसास हुआ कि वो अजगरों के मुंह में जाने से बाल बाल बची है। बाकी का काम मेरी पत्नी ने किया। उसने अमला से कहा, मेरी मुन्नी, आदमी का दुख दीपक की तरह होता है। वो खुद अपने आप को पल पल जलाकर दूसरों को प्रकाश देता रहता है। लौट जाओ अपने घर, स्वयं जलकर अपने घर को अपनी ज्योति से आलोकित कर दो। लेकिन चाची जी, मैं कैसे, किस मुंह से वापस जाऊं? तुम्हारी वापसी, यानी कि पूरे मान सम्मान के साथ वापसी, हमारा काम है। जैसे भी हो, इसे हम करेंगे। मेरी पत्नी उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, जीना, जीते रहना जिंदगी की शर्त है। जब साथ चलने वाला कोई न मिले तो वीरांगी को अपना हमसफर बना लो। मेरी बेटी, तुम मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगी। अमला को मैं 4 दिनों बाद उसके घर वापस पहुंचा आया। उसके माता पिता को मैंने टेलीफोन से पहले ही सब कुछ समझ दिया था। पिछले 5 साल से उसके पत्र मेरे तथा मेरी पत्नी के नाम आते रहते हैं। अभी कल ही उसका पत्र मेरी पत्नी के पास आया है। चाची जी, मैं केंद्रीय सचिवालय की सेवाओं हेतु चुन ली गई हूँ। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। मेरी पत्नी मुस्कुरा कर मुझसे कहती है, अब तक एक थी, अब हुक्म बजाने वाली एक और हो गई। चलूं, कमरा ठीक करूं, आखिर हुक्म तो हुक्म ही है।